अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, हिंद आर्याई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस सिलसिले का 8वां वीडियोज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उर्दू बहसत हिंद आर्याई ज़बान। नाज़रीन, आपके निसाब में हिंद आर्याई शामिल है, तो आपको इससे पहले की वीडियोज़ को जो कि तफसीली और मौरूज़ी है उनको देखने की ज़रूरत है। इससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इम्तिहान में आने वाले सवालात को हल कर सकते हैं और इन वीडियोज़ को आपके इम्तिहान के नज़रिए से ही बनाया जाता है। नाज़रीन, अगर आपके निसाब में ये शामिल है कि उर्दू बहसियत हिंद आर्याई ज़बान, तो इस वीडियो को देखें, और अगर नहीं भी है तो उर्दू तालिब इल्म होने के नाते आपको इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उर्दू जो है वो एक हिंद आर्याई ज़बान है और वो खालिश हिंदुस्तान की ज़बान है। हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश हुई है। इन उर्दू के हवाले से जितने भी तोहमात हैं या अफवाह है, उन तमाम को जो है इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा और साबित किया जाएगा कि उर्दू कितनी कदीम ज़बान है और उसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इससे कबल मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो से अगर आपको उम्दा मालूमात हासिल होती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो के हवाले से अपने अहम तअस्सुरात का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। नाज़रीन, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपको बताया गया है कि हिंद आर्याई जो है क्या है, चूँकि मैं इन चीज़ों को मैं सरसरी तौर पर कहूँगा क्योंकि इससे कबल 4-5 वीडियोज़ इन तमाम चीज़ों पर बनाई जा चुकी हैं, इसलिए अगर उन तमाम चीज़ों को फिर इसमें भी मैं अगर समझाता चलूँ तो वीडियो तवील हो जाएगी। तो आर्या एक कौम है जो कि हिंदुस्तान में जिनका दाखिला हुआ करीब 1500 कबल मसीह में। आर्या के दाखिले के बाद चूँकि आर्या एक अपनी ज़बान लेकर आए थे, आर्या कौम अपनी ज़बान के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए और हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए तो हिंदुस्तान में यहाँ जो द्रविड़ी कौम थे, इन दोनों के साथ जो खिलत मिलत हुई, तो खिलत मिलत होने के बाइस एक अलग बोली पैदा हुई जिसे वैदिक संस्कृत या कदीम संस्कृत कहा गया 1500 कबल मसीह के आसपास। वैदिक संस्कृत और या कदीम संस्कृत दोनों एक ही है। ये अभी बोली है। आप जानते हैं बोली और ज़बान में फ़र्क ये है कि बोली में जो है तख्लीक़ात का जो अमल है वो नहीं होता है, जबकि ज़बान में होता है। बोली का दायरा महदूद होता है और ज़बान का दायरा जो है काफ़ी ज़्यादा वसी होता है। वो बोली के पास अपना रस्मुल ख़त नहीं होता और ज़बान के पास होता है। तो वैदिक संस्कृत एक बोली है, लेकिन 1000 कबल मसीह के बाद जो है यही बोली वैदिक संस्कृत तरक्की करके अदबी बोली ज़बान बन जाती है, जिसे क्लासिकी संस्कृत कहा गया। याद रखें, 1000 कबल मसीह के आसपास जब महाभारत और रामायण जो है की तख्लीक़ात हुई, तो देखिए खिलत मिलत होने के 22 वैदिक संस्कृत जो कि एक बोली है, इसकी पैदाइश होती है और यही तरक्की करके 500 साल के बाद जो है क्लासिकल संस्कृत यानी कि अदबी ज़बान बन जाती है। लेकिन फिर 500 साल होते होते यानी कि 500 कबल मसीह तक आते आते जो है वैदिक कदीम क्लासिकी संस्कृत जो है वो सिमट कर रह जाती है, क्योंकि ये होता ये है कि क्लासिकी संस्कृत जो है वो अदबी ज़बान बन जाती है, सलिस हो जाती है, टकसाली हो जाती है और अवाम में जो है, अवाम चूँकि अनपढ़ तबका है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अदबी ज़बान का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर आज भी आप देखेंगे तो उर्दू में बहुत सारे ऐसे आवाज़ें हैं जो कि आम लोग नहीं निकाल पाते हैं। यही हुआ था, जैसे कि आप गैन की आवाज़ देख लें या खे की आवाज़ देख लें या ऐन की आवाज़ देख लें, ये सब आवाज़ें आज भी जो है जो पढ़े लिखे तबका नहीं है उनमें वो लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो यही हुआ था उस वक्त संस्कृत के साथ कि अवाम के साथ रिश्ता जो है वो टूट गया था। अवाम आसान बोलना चाहते थे, आम फहम बोलना चाहते थे, इसलिए तलफ़ुज़ में फ़र्क हो गया, नहवी ढांचे में फ़र्क पैदा हो गया। ये चीज़ आप पिछले वीडियोज़ में अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तब्दीली के नतीजे में जो है उदीचिया, प्राचिया और मध्यदेशा जो है वजूद में आ जाते हैं। तो 500 कबल मसीह तक आते आते संस्कृत सिमट जाती है और उसी के बतन से यानी उसी संस्कृत से जो है यानी तलफ़ुज़ अर्थों से ढांचे में फ़र्क के बिना पर जो है एक अलग बोली पैदा हो जाती है जिसे कहा गया प्राकृत। प्राकृतों का दौर जो है वो
1500 साल पर मुहित है। कितने साल पर? 1500 साल पर। 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक प्राकृतों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली प्राकृत 500 साल पर, जो कि 500 कबल मसीह से 1 कबल मसीह तक। दूसरी प्राकृत 1 कबल मसीह से लेकर के 500 ईस्वी तक। और तीसरी प्राकृत जिसे अपभ्रंश भी कहते हैं, वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पहली प्राकृत में अशोक के कुतुबों की बोलियां और पाली है, ये बोली है ना। इसमें ये जो है अदब अशोक के कुतुबों की बोलियां, उसमें कई एक बोलियां हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों की बोलियां उसमें है और पाली भी है। तो ये है 500 साल तक ये क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में मौजूद वजूद में रहती हैं, पाली और अशोक के कुतुबों की बोलियां, 500 कबल मसीह से लेके 1 कबल मसीह तक। फिर इन बोलियों में क्या होता है कि ये तरक्की करने के बाद जो है अलग अलग इलाके में जो है ये तरक्की करके ज़बान की हैसियत अख्तियार कर लेती है। तो इलाक़ाई एतबार से जो है हिंदुस्तान के बाज़ इलाक़ों में जो है प्राकृतें वजूद में आ जाती है। दूसरी प्राकृत जो कि अदबी प्राकृत है। पहली प्राकृत बोली है, जैसा कि आर्या के आने के बाद जो है एक अलग बोली पैदा हुई थी जिसे वैदिक संस्कृत कहा गया। उसी तरह से ये जो पहली प्राकृत है अशोक के कुतुबों की बोलियां और पाली, ये बोलियां तरक्की करके जो है बन जाती है अदबी प्राकृत। और अदबी प्राकृत के 5 अक़साम हैं। उनमें से एक का नाम है शूरसेनी प्राकृत, जो कि मध्य देशा में बोली जाती थी, उसी जगह में जहाँ पे क्लासिकी संस्कृत के दौर में मध्य देशा बोली जाती थी। इसका आप ख्याल रखें, यहीं से आपको जो है उर्दू का लिंक मिलेगा। तो दूसरी प्राकृत के दौर में जो कि 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का दौर है, 500 साल पर मोहित है, उसमें 5 प्राकृतें अलग अलग इलाके में वजूद में आती हैं, जिसमें से एक है शूरसेनी प्राकृत। अब जो है चूँकि ये अदबी बन गई, तो जो संस्कृत के साथ हुआ था कि अवाम जो है आम, आसान और तलफ़ुज़ में और नहवी ढांचे में जो है तब्दीली पैदा कर दिए थे, तो वही अदबी प्राकृत के साथ हुआ। ये 500 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते ये भी सिमट गई और जो है इसके वतन से अलग बोली पैदा हो गई। फिर तीसरी प्राकृत जिसको बोलते हैं हम लोग, या अपभ्रंश। अपभ्रंश के माने ही है भ्रष्ट, बिगड़ी हुई। तो जो अदबी प्राकृतें थीं 5, उनमें से एक शूरसेनी प्राकृत भी है। तो ये सब में से अलग अवाम में जो है आसान आम फहम जो है बोली बोलने लगे लोग, तो उसे फिर जो है अपभ्रंश कहा गया, जो कि 1000 ईस्वी तक कायम रहती है। अब अपभ्रंशों को भी 5 हिस्सों में बांटा जाता है। जिन जिन इलाकों में अदबी प्राकृतें थीं, उन्हीं इलाकों में जो है अपभ्रंश भी वजूद में आई। और उनमें से एक जहाँ पे शूरसेनी प्राकृत मौजूद थी, वहाँ पे शूरसेनी अपभ्रंश वजूद में आती हैं। और इसी शूरसेनी अपभ्रंश से जो है पैदा होती हैं उर्दू तो नहीं कहेंगे उस वक्त, शूरसेनी अपभ्रंश से पैदा होती है खरी बोली। खरी बोली का ताल्लुक़ जो है शूरसेनी अपभ्रंश से है। शूरसेनी अपभ्रंश का ताल्लुक़ जो है वो शूरसेनी प्राकृत से है, और शूरसेनी प्राकृत का ताल्लुक़ जो है वो संस्कृत से है। तो आप देख रहे हैं कि उर्दू की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक पहुँची हुई है। तो खरी बोली करीब आप ये देखिए कि खरी बोली 1000 ईस्वी के बाद वजूद में आती है, और 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के दरमियान, ये मोटा एक तारीख़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे पीछे 100 साल जो है इन चीज़ों में जो है आम बात है। तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के दरमियान तक जो है खरी बोली, जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक उर्दू और एक हिंदी। तो खरी बोली उर्दू हिंदी का जो रस्मुल ख़त देवनागरी है तो बाद में आई है। पहले आप ये जानें कि उर्दू ही 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के दरमियान उर्दू तो मौजूद थी, जिसकी कदीम शक्ल जो है हम लोग दक्कनी उर्दू में देख सकते हैं। ये कदीम उर्दू की शक्ल मौजूद है। बहरहाल तो होता यह है कि 1200 ईस्वी के बाद जो है जब 1193 में महमूद गौरी जो है हिंदुस्तान पर फ़ातह हो जाते हैं, दिल्ली को जीत लेते हैं, और उसके बाद जो मुसलमान फ़ातहीन हैं, जो सुल्तान थे, वो लोग बादशाह थे, वो लोग क्या किए कि उर्दू को ज़्यादा तरजीह दिए, और मुसलमानों की आमद से, और यहाँ पे चूँकि ये बोली जा रही है, और दिल्ली के आसपास और भी 4 बोलियाँ थी
जिनमें से कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रिज भाषा है, ये सब जो है इनके हरियाणवी है, इनकी मिलावट से भी। और मुसलमान जब आए तो मुसलमान अपने साथ अरबी ज़बान लेकर के आए, तुर्की ज़बान लेकर के आए, फ़ारसी ज़बान लेकर के आए। तो हुआ ये कि इन तमाम के मिश्रण से जो है एक जगह आ जाने से जो है खिलत मिलत से जो है उर्दू तरक्की करती चली गई। जिसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया, दक्कनी, उसके बाद जाकर के आपका गुजरी भी कहा गया उसे, उसके बाद रेख्ता कहा गया उसे, उसके बाद जाकर के उर्दू मुअल्ला कहा गया, उसके बाद कई एक नाम से। सबसे पहले उसे जब 12वीं सदी में 11वीं सदी 12वीं सदी के दरमियान उसे हिंदी या हिंदवी कहा गया। जैसे कि अमीर खुसरू ने भी उर्दू के लिए जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया वो हिंदवी का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हिंदी वाले कहते हैं कि वह हिंदी के शायर है, जबकि ऐसा नहीं है, वो ज़बान उर्दू ही थी। उसके बाद तो उर्दू यहाँ से तरक्की करती चली गई और उसके बाद काफ़ी बाद में एक अलग ज़बान, अलग तो नहीं कहेंगे, खरी बोली की जो दूसरी शाख है हिंदी, वो बाद में वजूद में आ जाती है। जिसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि उर्दू का रस्मुल ख़त जो है नस्तअलिक है, इसमें अरबी फ़ारसी के अल्फाज ज़्यादा हैं। और हिंदी के लिए ये है कि इसका जो रस्मुल ख़त है वो देवनागरी है और इसमें संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा हैं। उर्दू चूँकि संस्कृत की ही वतन से निकली है, लेकिन इसमें संस्कृत के अल्फाज कम हैं। और फ़ारसी जो है, ये हिंदी जो है वो भी संस्कृत के पेट से निकली है और इसमें संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा हैं। बस यही है। इसीलिए आप देखेंगे कि उर्दू और हिंदी जो है सुनने में एक जैसी ही मालूम होती है। तो यहाँ तक हम लोग इन चीज़ों को देख लिए हैं कि उर्दू जो है हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की पैदावार है। हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती थी, मुख्तलिफ़ कौम के लोग यहाँ मौजूद थे, मुख्तलिफ़ यहाँ पे अवाम जो बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल करते थे, इन तमाम चीज़ों से वजूद में आई है उर्दू। हाँ, ये ज़रूर है कि मुसलमानों की आमद से जो है उर्दू जल्दी वजूद में आ गई, वरना और 100-200 साल जो है ताख़ीर हो सकती थी। मुसलमान आए और मुसलमान जो फ़ातिहीन थे उन्होंने उर्दू को तरजीह दिया। जैसे अब दक्कन में जब उर्दू चली गई तो बहमनी दौर से ही शुरू हो जाती उर्दू की जो है तरक्की। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उर्दू जो है एक हिंद आरियाई ज़बान है और उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। और इसमें अगर किसी ज़बान को हम लोग किसी मज़हब से बहान देते हैं तो ये हमारी जो है तंग नज़री है। ज़बान किसी मज़हब की हो ही नहीं सकती। अगर किसी मज़हब की अगर ज़बान बनाएंगे तो संस्कृत के जैसा वो सिमट कर रह जाएगी। आप जानते हैं, अगर पुराने वीडियोस को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि संस्कृत क्यों सिमट गई थी। तो इसीलिए इन तमाम तंग नज़रियात को छोड़ना बेहद ज़रूरी है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई। और महात्मा गांधी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि उर्दू हिंदुस्तान की पैदावार है और इस पर हमें फ़ख्र है। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि उर्दू एक हिंद आरियाई ज़बान है। उर्दू को हमने हिंद आरियाई ज़बान के तौर पर पेश किया है, हैसियत से पेश किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें पेश किए जाने वाले मवाद से आप जो है फैज़याब हुए होंगे। नाज़रीन, अगर आपके इम्तिहान में सवाल आता है कि उर्दू को बहैसियत हिंद आरियाई ज़बान पेश कीजिए तो आप इस वीडियो में पेश किए जाने वाले मवाद को पेश कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं कोई परेशानी हुई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी कहीं गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि शुक्रिया के साथ उसे मैं दुरुस्त कर लूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।